हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम नेशनल लेजिस्लेशंस देख रहे थे। लास्ट के हमने चैप्टर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 अमेंडमेंट्स देखे थे, तो वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स जो हैं, आपको पता होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है ना। और यही जो ट्राइबल्स हैं दे लिव क्लोजली नियर फॉरेस्ट, तो इनकी अभी भी बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं फॉरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व होती हैं। बहुत सारे इनके जो कस्टम्स हैं, गॉड हैं, वो फॉरेस्ट से ही आते हैं। तो इसलिए कभी भी जब कोई लॉज आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ट्राइबल का इशू हमेशा बनता ही बनता है कि ट्राइबल्स को कितने अधिकार मिलेंगे, किस एक्सटेंट तक कहाँ पे अधिकार देने हैं, कहाँ से उनको मूव करना है या माइग्रेट करना है। तो ये इशू हर बार बना रहता है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार रीडिंग करने के लिए इट इज़ गुड। यहाँ पे आप फिगर्स देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं। इन डाटा को आप चाहे तो याद रख सकते हैं। अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कहीं लिखना है ट्राइबल इशू से रिलेटेड, तो उसको यूज़ कर सकते हैं ना, ट्राइबल या नॉर्थ ईस्ट के इशू से। तो यहाँ पे जैसा लिखा है, मोर देन 50% ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ऑफ दिस 53% आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट कंट्रोल्ड बाई इंडिविजुअल्स, क्लैंस, विलेज काउंसिल अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? वो सारा एरिया जिसको गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के तौर पे क्लासीफाई किया हुआ है अपने रिकॉर्ड में। नोटिफाइड फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी एरिया या ऐसा कोई फॉरेस्ट का एरिया जिसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नोटिफाई किया गया हो। कि मतलब सपोज़ कोई एक एरिया है, तो उसको अगर इस लॉ के अंदर नोटिफाई किया गया है कि ये फॉरेस्ट कहलाएगा, तो वो नोटिफाइड फॉरेस्ट होगा। फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी होते हैं। दीज आर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बट नॉट नोटिफाइड। मतलब गवर्नमेंट ने इनको फॉरेस्ट के तौर पे रिकॉर्ड तो किया है अपने डाटा में, बट उनको नोटिफाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत नोटिफाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो बहुत बार गवर्नमेंट्स अवॉइड करती हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के केस में देख सकते हैं, 53% जो फॉरेस्ट है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। ये से कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, या तो कोई क्लैन है, कोई ट्राइब है, उसे वो ओन कर रही है, या विलेज कोई काउंसिल है। तो उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से एग्जम्पशंस या फिर रिलैक्सेशंस दे दी जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्ट में कि नहीं, है ना। तो इसका अब दो क्वेश्चन है। यहाँ पे दो स्टेट है हमारे, नागालैंड और मिज़ोरम। तो इनको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं किस किस आर्टिकल के अंदर है। आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए है और आर्टिकल 371G मिज़ोरम के लिए है। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी जो लॉ है एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो एप्लीकेबल नहीं होगा इफ़ वो नागा या मीज़ो कस्टमरी लॉ को के अगेंस्ट है ना, या उसके विरुद्ध जाता है। फिर ओनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज के बारे में अगर कोई लॉ है, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा इन दो स्टेट्स में। बाकी स्टेट्स में जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है। बाकी अगर इनकी भी लोकल अगर असेंबली जो है स्टेट की, वो भी चाहे तो वो भी इसको लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली लगेगा ही नहीं। अगर वहाँ के लोगों की विश है और वहाँ के पॉलिटिशियंस की विश है, तो वो इन लॉज को वहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 371A, इट क्रिएटेड द स्टेट ऑफ नागालैंड, और आर्टिकल 371G, इट क्रिएटेड द स्टेट ऑफ मिज़ोरम। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, फैक्ट। तो नागालैंड के केस में एफसीए की हिस्ट्री क्या रही है? 1986 में जो नागालैंड था उसने एफसीए को अपने फॉरेस्ट में लगाया हुआ था, है ना। लेकिन 1997 में जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, वो कहती है एफसीए डिड नॉट अप्लाई टू नागालैंड, मतलब एफसीए नागालैंड में नहीं लगता है। फिर उसके एक साल बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कहती है कि नागालैंड में एफसीए लगता है। तो ये एक कन्फ्यूज़न था काइंड ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री अपने अपने लेवल पे बता रही है ना। हालांकि ये फैक्ट सब उतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। फिर मिज़ोरम के केस में भी देख सकते हैं 1986 में यूटी ऑफ मिज़ोरम बिकेम अ स्टेट विद 53rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये स्टेट बना तो इसमें जितने भी सेंट्रल लॉ पहले लगते थे वो सारे स्टेट में भी लगेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान था, है ना। एफसीए भी उसका ही एक पार्ट था। फिर मिज़ोरम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजंस है और सिक्स्थ शेड्यूल एरिया का कॉन्सेप्ट है, जो ट्राइबल एरिया है हमारे। इनकी भी जो पावर है वो रिजर्व फॉरेस्ट तक एक्सटेंड नहीं करती। तो एफसीए जो है हमारा 85% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन मिज़ोरम कवर करता है। फिर बाकी के नॉर्थ ईस्ट में क्या स्टेटस है? जो एफसीए है हमारा वो बाकी नॉर्थ ईस्ट में लगता है आराम से, इंक्लूडिंग जो सिक्स्थ शेड्यूल एरिया है असम, मेघालय और त्रिपुरा का। तो यहाँ पे टॉप नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन एफसीए क्लियरेंस देख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड असम। फिर यहाँ उड़ीसा का डीम्ड फॉरेस्ट इशू था। तो ये इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे जो डेफिनेशंस और केसेस हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो डीम्ड फॉरेस्ट होते क्या हैं? ऐसा कोई भी एरिया जो डिक्शनरी की भाषा में फॉरेस्ट कहलाना चाहिए, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया गया है बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एज अ फॉरेस्ट। सपोज़ करिए, अगर फॉरेस्ट की फलाना कोई डिफिनीशन है कि इतने इतना डेंसिटी वाले एरिया को हम फॉरेस्ट मानेंगे, है ना, कोई भी स्टेट में, और इस तरीके का कोई एरिया है बट स्टिल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉरेस्ट अपनी बुक में नोटिफाई नहीं किया है, तो इसको हम बोलेंगे डीम्ड फॉरेस्ट। हालांकि ऑफिशियली ये लॉ में कहीं प्रावधान नहीं है डीम्ड फॉरेस्ट क्लासीफाई करने का, इट इज़ जस्ट अ डेफिनेशन जो एग्जिस्ट करती है। फिर इसके बाद एक केस है TN गौडर वर्मन एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फॉरेस्ट है हमारे, दे मस्ट बी अंडरस्टूड बाय इट्स डिक्शनरी मीनिंग। इसका सिंपली मतलब क्या है कि ऐसे सारे एरिया जो डिक्शनरी की भाषा में, मतलब कोई अगर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं कोई भी एरिया, उनको फॉरेस्ट नोटिफाई करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि स्टेट अपने अपने एरिया में ऐसे लैंड को आइडेंटिफाई करें जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। मतलब अगर किसी का प्राइवेट लैंड भी है जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आ रहा है, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करिए और उसको भी FCA के प्रोविजंस के अंडर लाइए। तो ये सारी बातें इस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये कोर्ट कर सकते हो आप कहीं भी, है ना। कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे डिसीजंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ था ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये कोई इशू के बारे में उसमें लिखा हुआ है डिटेल में, उड़ीसा में क्या हुआ था, इसकी एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है हमारा वो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, FRA बोलते हैं इसको, 2006 का। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसमें बेसिकली जो फॉरेस्ट राइट इनके ट्राइबल्स के ले लिए गए थे या हटा दिए गए थे, उसको वापस किस तरीके से दें इनको अक्रॉस इंडिया, उस बारे में बात की गई थी। इट ऑल्सो इंटीग्रेट कंजर्वेशन एंड पीपल्स लाइवलीहुड राइट्स एंड स्ट्रेंथन्स लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें रिकॉग्नाइज़ की गई थी, बहुत सारी चीज़ों की बात की गई थी। जैसे कम्युनिटी राइट्स की बात हुई थी यहाँ पे कि लोगों का इंडिविजुअल राइट्स तो होता ही होता है, उसके बियॉन्ड एक कम्युनिटी का भी अपना एक राइट होता है ना। फिर उसके बाद राइट टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज ट्रेडिशनली सेफ गार्डेड बाई कम्युनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल यूज़। कोई भी अगर कम्युनिटी बहुत सालों से कोई भी जंगल के एरिया को ध्यान में रख रही थी, मतलब वहाँ से अच्छे से उसके साथ रह रही थी सस्टेनेबली, उनको ही पावर दे देनी चाहिए टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड मैनेज देयर फॉरेस्ट रिसोर्स। फिर इसमें राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब जो हमारे ट्राइबल्स एरिया, जो हमारे ट्राइबल पीपल है जो जंगल के अराउंड रहते हैं, उनमें उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज भी होता है कि कौन सा पेड़ किस काम आएगा, किस चीज़ से कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी दवाई के तौर पे आता है, कौन सा पॉइज़न है, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल जो नॉलेज है हमारा, इसको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया कि जो पेड़ पौधे जानवरों से रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको भी कोई चुरा ना सके, ट्राइबल्स का उनका ही अधिकार होना चाहिए एट द एंड ऑफ इट। फिर राइट ऑफ डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ एंड राइट्स ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। फिर इसके कुछ फीचर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको याद रखने वाली, कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना। इट इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो FRA के केस में, फॉरेस्ट राइट एक्ट के केस में, आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इन्वॉल्व है। और इसको ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हमारा मेनली ट्राइबल्स के राइट की बात करता है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ की बात करता है, इसीलिए ट्राइबल मिनिस्ट्री इज़ लुकिंग एट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। फिर इस एक्ट में ये भी बात की गई थी कि राइट ऑफ ओनरशिप एंड एक्सेस टू कलेक्ट, यूज़, डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाई ट्राइबल्स। तो जो ट्राइबल्स हैं हमारे, वो माइनर प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन इंक्लूडिंग बैम्बू, केन्स, टशर, कोकून, हनी, वैक्सेस, तेंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसके ऊपर राइट दिया गया किसको? ट्राइबल्स को, कि का अधिकार है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं। फिर जो राइट है टू कलेक्ट, यूज़ एंड डिस्पोज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये हेरिटेबल इन नेचर है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसके बच्चों को भी ये राइट मिलेंगे, बट ये ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, कि किसी और फैमिली को आप नहीं दे सकते, है ना, या हटाए नहीं जा सकते। फिर नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सब में रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स को दिया गया है। अब इसमें खास बात ये थी कि जो
ये सारे जो राइट्स हैं ये तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क के अंदर कोई कम्युनिटी रहती है, वो ऑलरेडी ये सारे काम कर रही है, लेकिन इसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है ना ऑफिशियली यहाँ पे, विदाउट क्रिएटिंग न्यू न्यू राइट्स। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट में 4 टाइप ऑफ राइट्स की बात है। टाइटल राइट्स, इट ग्रांट्स लैंड ओनरशिप राइट टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग फार्मर्स अप टू कितना है, अपर लिमिट 4 हेक्टेयर की। फिर यूज़ राइट होता है, द ड्वेलर्स राइट एक्सटेंड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग एरियाज एक्सेट्रा। फिर रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट है, तो राइट टू रिहेबिलिटेशन है इन केस ऑफ इलीगल इवेक्शन या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड टू बेसिक एम्यूनिटीज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। कि सपोज़ करिए गवर्नमेंट किसी को हटा रही है किसी एरिया से, या उनको हटना पड़ रहा है किसी नेशनल पार्क या और किसी एरिया से, तो उस केस में उनको रिहेबिलिटेशन का और बेसिक कम्युनिटीज़ का भी राइट मिलना चाहिए। फिर इसके बाद है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व, मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स ट्रेडिशनली सेफ गार्डेड बाई कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ ट्रेडिशनली बहुत सालों से सुरक्षा कर रही हैं आसपास के फॉरेस्ट की, जिसे हम कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलते हैं, उस केस में उसको प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व करने का राइट भी उन्हीं कम्युनिटीज़ के पास रहना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं यूपीएससी में, एट नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी फॉर टू एंश्योर इफेक्टिव implementation of scheduled tribe and other traditional forest dwellers act 2006। तो इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर कौन कौन से क्राइटेरिया है फॉर कम्युनिटीज़ टू क्लेम राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। पहले तो वो एसटी होना चाहिए, है ना, एसटी कम्युनिटी से आना चाहिए वो व्यक्ति, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कैटेगरी से। फिर उसका जो प्राइमरी रेसिडेंस है वो फॉरेस्ट या फिर आसपास के लैंड में दिसंबर 2000 पहले से रहना चाहिए, मतलब उसके बाद आके कोई बस नहीं सकता फॉरेस्ट एरिया में, उसको राइट ऐसे नहीं मिलेंगे। मतलब वो अगर पहले से रह रहा है इस एरिया में तो वो क्लेम कर सकता है, और वो डिपेंड करता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड में फॉर लाइवलीहुड नीड्स, मतलब वो यहीं से कुछ कलेक्ट करता था, जाके बेचता था, उसी पर डिपेंड करता था। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। फिर जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं राइट अंडर एफआरए। उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, प्राइमली रिसाइडेड इन द फॉरेस्ट फॉर 3 जनरेशन 75 ईयर्स प्रायर टू दिसंबर 2005। तो ये पहली कंडीशन है। डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड नीड्स, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो ये दोनों टाइप के लोग जो सेटिस्फाई करते हैं नीड्स को, दे कैन क्लेम राइट्स अंडर एफआरए। फिर यहाँ पे एक और प्रोविज़न है कि अगर कोई विलेज है ना फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, उसकी एलिजिबिलिटी अगर सेटिस्फाई हो गई तो हर इंडिविजुअल को जाके अलग से अपनी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिकली विलेज के सारे लोगों को वो राइट मिलने लगेंगे। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो ग्राम सभा होती है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है कि किस तरीके के राइट मिलेंगे और किस एक्सटेंट तक किसी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को राइट मिलने चाहिए, है ना। तो ये ग्राम सभा डिसाइड करती है। ग्राम सभा का डिसीजन अपील किया जा सकता है किसी कोर्ट के आगे एज वेल। फिर यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स विच ऑलवेज अट्रैक्ट कंट्रोवर्सी वाइल प्लानिंग मेजर प्रोजेक्ट। Discuss the measures suggested for mitigation of this impact while proposing major developmental projects। फिर यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स गाइडलाइन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फॉरेस्ट राइट एक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि असम और त्रिपुरा के अलावा कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने एफआरए को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी वो लोग इन्जॉय करते हैं राइट्स, उनको बहुत ज़्यादा पावर्स ऑलरेडी मिली हुई है ना, उनकी कम्युनिटी ही ओन करती है या क्लैन जो है उनके वही ओन करते हैं फॉरेस्ट को, तो वही प्रथा आज भी चली आ रही है। एफआरए से कुछ उनकी लाइफ में वैसे चेंज आने वाला है नहीं। फिर एफआरए के अंदर ही एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे सारे एरिया जिनको हमको एकदम ह्यूमन सेटलमेंट और उनके यूजर्स से सेपरेट रखना है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। तो ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ के अराउंड के एरिया होंगे, यहाँ पे नो ह्यूमन इंटरवेंशन शुड बी देयर। तो यहीं से अलग अलग गाइडलाइंस आई हैं, जैसे 2018 में लास्ट गाइडलाइन आई थी, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आप एक बार रीडिंग करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 2018 में आपने देखा था लास्ट गाइडलाइन आई थी, 2018 का ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वे फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगा हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट। तो ये देख सकते हैं आप, करंट अफेयर से आया है ना ये क्वेश्चन, ये थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है। तो थ्योरी में इतना डिटेल में कोई भी एक्ट को आपको नहीं पढ़ना है, जब करंट अफेयर में कोई एक्ट आए उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, वो न्यूज़ में है तो मोस्ट लाइकली उसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर क्या है, 1 और 2 ओनली। फिर इसके बाद है हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 से चल रही है, उसके बाद ये रिवाइज़ कब हुई है, 1952 और 1988 में, है ना।
तो जो हमारी प्रिंसिपल एम था 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, वो था इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। तो ये इसका कुल मिला के ऑब्जेक्टिव था। यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि जो फॉरेस्ट लैंड होता है या लैंड विथ ट्री कवर होता है, इसको एक नेशनल एसेट की तरह देखा जाना चाहिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आया था कि एटलीस्ट 33% ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट या ट्री कवर। तो ये बड़े बड़े पॉइंट कहाँ से निकल के आ रहे हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से। फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, checking soil erosion and inundation in catchment areas, checking extension of sand dunes in desert areas of Rajasthan and along coastal tract, increasing forest cover, tree cover through massive afforestation and social forestry programs. फिर symbiotic relationship between tribal people and forest, create massive people movement with involvement of women to achieve objective and minimize pressure on existing forest. फिर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च में ज़्यादा फोकस करना है, टेकिंग स्टेप्स टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, फूड, फॉडर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सॉइल, टिम्बर ऑफ रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या आपको याद रखने हैं? नहीं, इसमें आपको कोर में मेजरली ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ये कब पॉलिसी आई, इसमें बड़े बड़े किन पॉइंट्स पे बात की गई, तो एक दो पॉइंट आप याद रखेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 की ड्राफ्ट आई थी जो अभी भी पेंडिंग है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के साथ, है ना, रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स, रेगुलेशन ऑफ सरफेस वाटर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्रीन अकाउंटिंग, इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन, क्लाइमेट चेंज, मैकेनिज्म फॉर रेड प्लस, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये सारे पॉइंट्स अपडेट वैसे हो रहे हैं जितने सारे समिट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी हो चुके हैं, जो नए नए एम्स आ चुके हैं, उन सबको मिलाते हुए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अपडेट करने की बात की गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। फिर देश में एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम किस तरीके से चलते हैं? एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि नए नए पेड़ लगाना, है ना। तो हमारे इंडिया में मोस्टली जो इस एफॉरेस्टेशन स्कीम है वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ चलती है ना, कि सबका पार्टिसिपेशन हो, जनता का भी, ऑफिशियल्स का भी, एनजीओज़ का भी। देन फिर किस टाइप का फॉरेस्टेशन होगा किसी एरिया में, वो कौन डिसाइड करता है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़, है ना। तो इसके मेंबर्स डिसाइड करते हैं इकोलॉजिकल नीड्स के द्वारा, उस एरिया के नेटिव ट्रीज़ के द्वारा। तो यूजुअली जो नेटिव प्लांट होंगे किसी भी एरिया का, ज़्यादातर इन्हीं को ही प्रोत्साहन दिया जाता है एफॉरेस्टेशन के केस में। तो मिनिस्ट्री जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, 3 स्कीम्स चलाती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया। पहली है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, NAP स्कीम। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है हमारे, वहाँ पे फॉरेस्टेशन करेंगे। फिर दूसरी है हमारी नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। फिर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है किस बारे में है ना। फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टेट्स को एक वर्किंग प्लान बनाना पड़ा है, जिसकी अप्रूवल कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी के पास जो फंड इकट्ठा हो रहे हैं, उसी फंड को यूज़ करके प्लांटेशन की एक्टिविटी कराई जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो इट एम्स टू रीस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 का फंड शेयरिंग है बिटवीन सेंटर स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के केस में क्या है? 90-10 का रेशियो, है ना। तो इसमें 3 टायर इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है, एक स्टेट लेवल पे, फिर एक डिवीज़न लेवल पे, और फिर एक विलेज लेवल पे, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है हमारा विलेज लेवल पे, ये जो कमिटीज़ होती हैं, ये आई कब एग्जिस्टेंस में? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली यही है कि जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और लोकल विलेजर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं लोकल, इनके बीच में एक पार्टनरशिप हो विथ रिगार्ड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। यहीं से जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, वो बनाए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, विलेज फॉरेस्ट कमेटी। तो उनका जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये सारे इंस्टेंसेस हम कम कर सकते हैं। फिर ये सारे काम करके क्या होता है अल्टीमेटली, लोगों को कैसे फ़ायदा होता है? वो जंगल में सपोज़ करिए प्रोटेक्शन के लिए गए, है ना, पेट्रोलिंग में गए, वहीं से वो लौटते टाइम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इनको कलेक्ट करके अपने काम में ला सकते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन दोनों लोगों के लिए हो जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए भी। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, और यहाँ पे इश्यूज़ देख सकते हैं आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी एक बार रीडिंग करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर इसके बाद है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड एग्जिस्टेंस में आया कब?
तो इसको इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इन 1976। इसका मतलब क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री इज़ अ मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन डिफॉरेस्टेड लैंड विथ हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन फॉरेस्ट बाय यूजिंग अनयूज्ड एंड फैलो लैंड। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है कि जो बैरन और या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड्स हैं वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प लेके एफॉरेस्टेशन कराई जाए, और साथ साथ जो फॉरेस्ट हैं आसपास के वहाँ का मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन भी कराया जाए। इसी स्कीम के साथ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया था लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के? तो पहली होती है फार्म फॉरेस्ट्री। इसका मतलब है जो इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं ये प्लांट करते हैं ट्रीज़ ऑन देयर ओन लैंड। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होती है, कम्युनिटी रेजिंग ट्रीज़ ऑन कम्युनिटी लैंड फॉर कलेक्टिव बेनिफिट। ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है टू प्रोवाइड सीडलिंग और फर्टिलाइज़र। फिर एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होती है, प्लांटिंग ट्रीज़ अलॉन्ग रोड्स, कैनाल, रेलवेज, वेस्टलैंड, है ना। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। आप रोड्स के आसपास देखोगे इंडिया में ऑलमोस्ट दोनों साइड हर जगह प्लांटिंग की जाती है ना, पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो एक एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का टाइप है। फिर जो विलेज लैंड है, गवर्नमेंट वेस्ट लैंड है, पंचायत लैंड है, वहाँ पे भी इस तरीके की प्लांटेशन की जा सकती है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? प्लांटिंग ट्रीज़ ऑन एग्रीकल्चरल बाउंड्रीज, मार्जिनल प्राइवेट लैंड एंड अलॉन्ग साइड क्रॉप। तो जैसे खेतों की जो मेड़ होती है वहाँ पे पेड़ लगा देना, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इस वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।